हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आप सब थंबनेल में देख पा रहे हैं कि हम इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं पेडागोजी ऑफ इंग्लिश विषय। जी हाँ, प्रथम वर्ष का विषय पेडागोजी ऑफ इंग्लिश, जिसमें भी हम बात करेंगे इकाई 1 की। जी हाँ, यूनिट 1 का प्रथम वर्ष का विषय पेडागोजी ऑफ इंग्लिश के बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को एकदम डिटेल में देखेंगे। ये सारे क्वेश्चंस आने वाले डेट की परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पहले की डेट की परीक्षाओं में भी आ चुके हैं, यानी PYQs भी रहेंगे। इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि हमारे चैनल पर क्रैश कोर्स, जी हां, डेट की परीक्षा के लिए पूरा का पूरा क्रैश कोर्स जो है 33% ऑफ के साथ चल रहा है। इसके बारे में डिटेल में बात बाद में करेंगे। क्रैश कोर्स परचेस करना हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक है, वहां से मिल जाएगा आपको। ऐप में आप देखोगे इस प्रकार का एक्सक्लूसिव कंटेंट। जी हां, क्रैश कोर्स का पूरा टोटल जो है एक्सक्लूसिव कंटेंट आप देखोगे यहां पर। एक्सक्लूसिव प्रश्न उत्तर, एक्सक्लूसिव MCQs, एक्सक्लूसिव प्रश्न उत्तर, एक्सक्लूसिव आपको वीडियोस भी मिलेंगे। जी हाँ, एक्सक्लूसिव क्रैश कोर्स का वीडियो, ये सारे जो आप देख पा रहे हैं ये सब का सब कंटेंट हमारे ऐप में उपलब्ध कराया जा रहा है जिन्होंने क्रैश कोर्स परचेस किया है। तो इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाद में वीडियो के एंड में क्रैश कोर्स के बारे में बता दूंगा। जिन्होंने अभी तक क्रैश कोर्स नहीं परचेस किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन हमारे ऐप की लिंक है, वहां मिल जाएगी। डाउनलोड कर लो ऐप, वहां से कोर्स परचेस कर लो। चलिए बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आज के दिन का पहला सवाल जो है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 टॉपिक भी इस तरह से है, थ्योरी के हिसाब से भी है। डायरेक्ट मैं क्वेश्चन नहीं दूंगा क्योंकि भाई डायरेक्ट क्वेश्चन करने से क्या होता है, क्वेश्चन थोड़ा सा अगर घुमा देता है तो बच्चे बाद में आकर क्या बोलते हैं, सर आपका पढ़ा हुआ क्वेश्चन तो नहीं आया, क्वेश्चन तो ऐसा था। भाई साहब, टीचर बनने जा रहे हो, कोई मूर्ख स्टूडेंट नहीं हो चौथी पांचवी के कि जैसा रटाया एकदम रट्टू तोते जैसा आना चाहिए। भाई अपना दिमाग लगा के भी तो लिखना होता है, अपने दिमाग से भी तो समझना होता है। यहां कोई भी माइकल लाल कह दे कि सेम टू सेम यही पेपर आता है, कोई गारंटी नहीं, 100% कोई नहीं बोल सकता। बोर्ड का एग्जाम पेपर मैं थोड़ी बनाता हूं, लेकिन हाँ मैं ये जरूर जानता हूं कि इस टॉपिक से घुमा फिरा के कई सवाल आ सकते हैं, तो मैं समझाने की कोशिश करता हूं। बाकी आप अपने नॉलेज के हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। भाई टीचर बनने जा रहे हो ना, इतना तो आना चाहिए, तो इसे ध्यान रखें। एडवांटेजेस ऑफ लर्निंग इंग्लिश। अब एडवांटेजेस की जगह पर अगर परीक्षा में आ गया इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग इंग्लिश, तो भाई अब इस पर बहुत सारे लोग घूम फिर जाते हैं। जो दिमाग वाले स्टूडेंट्स है वो तो कर लेते हैं, पर जो बहुत सारे रट्टू तोते होते वही आके कमेंट बोलेंगे, वही ज्ञान देंगे, सर वो तो आया नहीं, वो तो आया नहीं, वो तो नहीं, गालियां देंगे। भाई अरे जब आपको खुद को समझ नहीं है, एक दिन पहले रट कर जाओगे, सीरीज से रट कर जाओगे और परीक्षा अच्छी नहीं जाएगी, फिर तो भाई बोलोगे ही बोलोगे ना। तो इसलिए भाई लास्ट में आके बोल के कोई मतलब नहीं है। इसलिए सीरीज से पढ़ना छोड़ो, किताब से पढ़ना छोड़ो, पूरा कोर्स और नोट से पढ़ाई करो। ठीक, चलिए तो बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ लर्निंग इंग्लिश। यहां एडवांटेज की जगह इंपॉर्टेंस भी हो सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंस भी हो सकता है। यहां पर इंपॉर्टेंस की जगह, एडवांटेजेस की जगह लर्निंग इंग्लिश ना बोल के भाई आप यहां कुछ और भी चीजें दी जा सकती हैं कि इंग्लिश से इंपॉर्टेंस क्या क्या है, फायदा क्या क्या है ना। तो ये सारी चीजें, अब जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो मैं हमेशा बोलता हूं डायरेक्ट मुंह उठा के सीधा उत्तर मत लिखो, पहले थ्योरी बनाओ। द एडवांटेजेस ऑफ लर्निंग इंग्लिश आर इज फॉलोस। देखो थ्योरी बनाई यहां पर एक लाइन की, कुछ नहीं किया, वही क्वेश्चन को यहां अगर एडवांटेज की जगह इंपॉर्टेंस होता तो हम ये भी क्या करते, हम भी एडवांटेज की जगह यहां पर क्या लिखते, इंपॉर्टेंस। द इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग इंग्लिश आर इज फॉलोस। बस ऐसे थोड़ा दिमाग लगाना होता है तो डीएलएड में अच्छा स्कोर होता है। ध्यान रखिएगा, सिर्फ लिखकर आने से नहीं होता, कॉपी भरने से नहीं होता, थोड़ा दिमाग से लिखना होता है। ये इससे डिटेल में आपको सब कुछ कोर्स में बताया जाता है हमारे। ठीक है, चलिए आ जाते हैं, शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला, इंग्लिश सीखने के फायदे क्या है। पहला फायदा ये, नंबर 1 जो फायदा होगा क्या होगा भाई, पहली बात तो ये कि दुनिया पूरी तरह से विविध हो रही है, डाइवर्स हो रही है, पूरी दुनिया फैल रही है, बढ़ रहे हैं। हम अलग अलग देशों से कांटेक्ट कर रहे हैं, अलग अलग देश के लोग हमारे देश में आ रहे हैं, तो अलग अलग भाषा सब बोलते हैं। तो इन अलग भाषा बोलने वालों से कैसे कांटेक्ट किया जाए, या हमारे देश में जो अलग अलग लोग आ रहे भाषा बोलने वाले, उनसे हम कैसे कांटेक्ट करें। तो एक भाषा है, जी हाँ, वो भाषा जो होगी इस डाइवर्स दुनिया में, यानी विविध दुनिया में, ग्लोबल इकोनॉमी में, यानी वैश्विक इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था बोल सकते हैं, हैविंग ए कॉमन लैंग्वेज, है ना। ऐसे कॉमन लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। भाई फ्रांस वाले अगर इंडिया घूमने हैं, आप खुद सोचिए, अभी जो महाकुंभ का मेला लगा था, उस मेले में कितने विदेशी आए होंगे, पर वो सारे विदेशी सामान खरीद के गए हमारे देश से, पर कब, जब उन्होंने अपनी भाषा में हमारे दुकानदारों से बात की और हमारे दुकानदारों ने एक भाषा में बात की। वो कॉमन भाषा कौन सी होगी, इंग्लिश। जी हाँ, भले कोई फ्रेंच से आया हो, कोई रशिया से आया हो, कोई किसी देश से, अमेरिका से आया हो, लेकिन उसने एक जो भाषा का प्रयोग किया होगा भारत में, वो क्या रही होगी, इंग्लिश। और इंडियंस ने उन विदेशियों को सामान बेचने में किस चीज का इस्तेमाल किया होगा भाई, इंग्लिश भाषा। तो इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहला फायदा हो जाएगा कि अक्रॉस द वर्ल्ड अगर कनेक्शन करना है, अक्रॉस द कंट्रीज अगर कनेक्शन करना है, यानी दूसरे देशों में कनेक्शन करना है, तो इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप लिख देंगे, है ना, कि इन कॉमन ग्रेटली फैसिलिटीज क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स एंड नेशंस। या आप इसको और आसान बना सकते थे, जैसे पॉइंट वाइज बना के रखा है कि इट हेल्प्स, इंग्लिश हेल्प्स लिख सकते थे आप, इट हेल्प्स, है ना, इट हेल्प्स, इंग्लिश हेल्प्स
इट हेल्प्स इन, फिर लिखेंगे डिफरेंट रीजन्स एंड डिफरेंट नेशंस हैं, टू कनेक्ट विथ या टू कम्युनिकेट विथ पीपल फ्रॉम, लिख सकते थे कि इट हेल्प्स या इंग्लिश हेल्प्स इन कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स एंड नेशन, अलग अलग क्षेत्रों अलग अलग राज्यों से राष्ट्रों से कनेक्शन करने में इट हेल्प करता है, इंग्लिश हेल्प कर सकता है ना। ऐसे शॉर्ट पॉइंट्स बनाकर रखे हमने अपने कोर्स में, है ना। तो ऐसे बड़े आसानी से लिख के ही नंबर याद होते हैं, नंबर मिलते हैं और ये याद रहता है लंबे समय तक। दूसरा, द इंग्लिश लैंग्वेज इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, सेकंड ओनली टू मैंडरिन, सेकंड ओनली टू ओनली मैंडरिन। अभी मैंडरिन भाषा जो है ना वही चाइनीज भाषा है, चाइनीज भाषा को ही मैंडरिन भाषा बोलते, वो पूरी दुनिया में सबसे बोली जाती है। और सेकंड नंबर पर जो सबसे ज्यादा बोली जाती है पूरी दुनिया में वो है इंग्लिश, याद रखिएगा, ठीक है। तो इंग्लिश पूरे वर्ल्ड में बोली जाती है। इंग्लिश जो है दूसरे पीपल के साथ कनेक्ट करने में हेल्प करती है। तो ये फायदे हैं भाई इंग्लिश सीखने के, इंग्लिश बोलने के, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। जी हाँ, प्रश्न क्रमांक 2 पर, प्रश्न क्रमांक 2 है मल्टीलिंगुअलिज्म इन इंडिया। मल्टीलिंगुअलिज्म का मतलब क्या होता है हिंदी में? बहुभाषिकता। जी हाँ, मल्टीलिंगुअलिज्म का मतलब होता है बहुभाषिकता, यानी ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारी भाषाएं बोलते हो उसे हम बहुभाषिकता कहते हैं, ठीक है। जिसे बहुभाषिकता कहा जाता है, मल्टीलिंगुअलिज्म। तो भारत एक मल्टीलिंगुअल नेशन है कि नहीं? बिल्कुल है भाई। आप ये तो छोड़ दो, आप कुछ कुछ किलोमीटर पर जाओ, हर 20, 30, 40 किलोमीटर में ना बोली बदल जाती है, 50, 60 किलो 70 किलोमीटर में जाके भाषाएं बदल जाती हैं। बहुत बहुत डिफरेंसेस हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ तो बहुत बड़ा मल्टीलिंगुअलिज्म नेशन है, हमारा देश तो बहुत बहुभाषिकता वाला देश है ना, ठीक। तो पहली बात ये कि मल्टीलिंगुअलिज्म कैन बी डिफाइंड एज लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, यानी भाषाई विविधता। मल्टीलिंगुअलिज्म को हम कैसे परिभाषित करते हैं कि ये बहुभाषिकता है क्या? बहुभाषिकता या मल्टीलिंगुअलिज्म जो है भाषाई विविधता है। क्या है ये? भाषाई विविधता, जिसे बोल सकते हैं हम, ठीक है, भाषाई विविधता बोल सकते हैं, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी बोल सकते हैं। एंड इट इज यूनिवर्सल इन नेचर। इंडिया इज ए परफेक्ट एग्जांपल ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म। भाई ये अपने आप में अनोखा है। बहुभाषिकता होना कोई एकदम आम बात नहीं होती है। आप पूरे अमेरिका घूम लीजिएगा, पूरे अमेरिका में आपको ज्यादातर 1, 2, 3 से ज्यादा भाषाएं बोलने वाले लोग नहीं मिलेंगे। इंडिया आ जाइए भाई, आप घूम, कभी कभी तो ऐसा होगा ना कि एक मोहल्ले में 3 भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, बंगाली, मराठी, है ना, बिहार के लोग भोजपुरी। भाई तो हमारे एक मोहल्ले में 3 भाषा बोलने वाले मिल जाएंगे, और उधर पूरा अमेरिका छान मारोगे तब 3 भाषा बोलने मिलेंगे। तो हमारा देश तो बहुत ज्यादा मल्टीलिंगुअल है और बहुत ज्यादा यूनिक है भाषा के अगर तथ्य पर देखा जाए, आधार पर देखा जाए तो, ठीक है। हमारे यहाँ क्या क्या है? संविधान में 22 भाषाओं को औपचारिक मान्यता प्राप्त है, ठीक है। यानी देयर आर अप्रॉक्स क्या बोले सीधा 22 भाषाएं, जो 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, ठीक है। शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस, ऑफिशियल लैंग्वेज हमारे यहाँ औपचारिक भाषाएं, इनको संविधान में जगह दी गई है कि इन 22 भाषाओं को भारत मान्यता देता है। इन भाषाओं में बातें हो सकती है, यानी एग्जाम्स हो सकते हैं, एग्जाम कंडक्ट होते हैं, परीक्षा कंडक्ट होती है, इन भाषाओं में पढ़ाई होती है, और बाकी भाषाएं जो है वो भी सीखने में काम आता है। अराउंड 1500 डायलेक्ट्स। डायलेक्ट मतलब होता है बोली, डायलेक्ट मतलब क्या होता है? बोली, है ना। लैंग्वेज मतलब भाषा, डायलेक्ट मतलब बोली। तो लगभग 1500 बोली, 1500 बोलियां बोली जाती है हमारे देश में, ठीक है। और 22 भाषाओं को ऐसे मान्यता प्राप्त है। और भी बहुत भाषाएं हैं, बट इतनी बोलियों को और इतनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है हमारे देश में। क्लियर? फिर और भी बात करें तो भाई, अगर तीसरी बात है, यहां पर देख लो कि इंग्लिश जो है हमारे देश में अधिकतर द्वितीय भाषा के रूप में बोली जाती है ना। बच्चे स्कूल में भी सेकंड इंग्लिश, आप भी देखोगे तो सेकंड लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप भाई पहला भाषा आप सबका हिंदी है, मैक्सिमम लोग का हिंदी मीडियम है, और फिर उसमें हिंदी भाषा शिक्षण है ना। तो आप देखोगे प्रोफेशन इंग्लिश है, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश है। तो इंग्लिश जो हमारा सेकंड लैंग्वेज के रूप में है, तो इंग्लिश इज अ सेकंड लैंग्वेज एट इट एंजॉयज मोर प्रेस्टिजियस रेपुटेशन देन दैट ऑफ मदर टंग हिंदी। यानी यहां पर क्या कह रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमारे देश में सबसे ज्यादा लोगों की मातृभाषा क्या है? हिंदी। तो हिंदी इज द मदर टंग ऑफ मैनी इंडियंस, मोस्ट ऑफ द इंडियंस, बट स्टिल इंग्लिश इज हाई प्रेस्टिजियस। यानी फिर भी अंग्रेजी को ज्यादा महत्व मिलता है। आप खुद देख लो, कोई हिंदी बोल रहा है अपने समाज में, हाँ हिंदी बोल रहा है ना, ये तो मैं भी बोल लेता हूँ, कौन सा तीर है भाई, उसको इंग्लिश आती है क्या? फर्राटेदार इंग्लिश बोलता है भाई, इंग्लिश में लिखता है, पूरा इंग्लिश में आता है उसको सब इंग्लिश। ही कैन वॉक इंग्लिश, ही कैन टॉक इंग्लिश, ही कैन लाफ इंग्लिश, ही कैन राइट इंग्लिश। भाई इंग्लिश हमारा इतना हुआ है ना कि पूछो मत। यानी अंग्रेजी हमारे यहाँ द्वितीय भाषा है, लेकिन उसकी वैल्यू हमारी प्रथम भाषा, मातृभाषा हिंदी से भी ज्यादा हो गई आजकल समाज में, है ना। हिंदी का मतलब छोड़ ही दो, इंग्लिश के पीछे सारा जमाना भाग रहा है। इंग्लिश मीडियम स्कूल, इंग्लिश मीडियम कोचिंग, इंग्लिश में एग्जाम्स, इंग्लिश का टीचर। और हाँ, अभी शिक्षक भर्ती में सबसे कम शिक्षक अंग्रेजी भाषा के ही भर्ती के लिए अप्लाई कर पाए हैं, क्वालिफाई कर पाए हैं। मध्य प्रदेश में जो शिक्षक भर्ती हो रही है 20 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है, 20 अप्रैल से 29 अप्रैल तक चलेगी। उस शिक्षक भर्ती में भी सबसे कम जो किसी विषय के शिक्षक आए हैं वो अंग्रेजी भाषा का है, क्योंकि अंग्रेजी बोलना इतना हुआ है हमारे यहाँ, इतना कठिन है कि पूछिए मत, ठीक।
चौथी बात, ऑफिशियली द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला एग्जिस्ट। हमारे यहाँ त्रिभाषा सूत्र चलता है, आपको पता ही होगा, हमने दूसरे विषय में पढ़ भी रखा है। हमारे यहाँ क्या चलता है, त्रिभाषा सूत्र चलता है ना, 3 लैंग्वेज पॉलिसी हमारे यहाँ चलती है, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। तो हमारे देश में ऑफिशियली द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला एग्जिस्ट इन द इंडियन एजुकेशन सिस्टम। हमारी शिक्षा व्यवस्था में ऑफिशियली औपचारिक तौर पर त्रिभाषा सूत्र जो है फॉलो होता है। क्लियर, इतना तो हम जानते है ना, ठीक, ओके। अगला देख लीजिए भाई, देयरफॉर ईच एजुकेटेड इंडियन, भाई हमारे देश में जितने भी एडुकेटेड पढ़े लिखे इंडियंस होते हैं, ईच एजुकेटेड इंडियन इज सपोज टू नो एट लीस्ट 3 लैंग्वेज एंड नेसेसरी बी ए पॉलीग्लॉट। यानी हमारे देश में ऐसा माना जाता है क्योंकि भाई हमारी मातृभाषा एक होती है, जैसे मान लेते हैं हमारी मातृभाषा हिंदी है, फिर स्कूलों में हमको अंग्रेजी तो पढ़ाते ही पढ़ाते हैं, उसके साथ फिर संस्कृत या फिर अथवा में उर्दू या फिर उसके अथवा में कोई और भाषा का प्रयोग करते हैं। यानी इंडिया में मोस्टली लोग कम से कम 3 भाषाएं तो जानते ही जानते हैं। तो जो व्यक्ति ऐसा होता है कि वो 3 भाषाएं जानता है, एटलीस्ट 3 लैंग्वेजेस, उस व्यक्ति को बोलते हैं पॉलीग्लॉट। क्या बोलते हैं उसको, पॉलीग्लॉट, POLYGLOT। ध्यान रखना, ये MCQ में भी आता है, 1 वर्ड में फिल इन द ब्लैंक्स में आता है कि पॉलीग्लॉट किसे कहते हैं। तो या फिर एक व्यक्ति जो 3 भाषाएं बोलता है उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीग्लॉट बोलते हैं ना। ये ध्यान रखिएगा, 3 भाषाएं जो एटलीस्ट जानता हो, ठीक। अब ये पॉलीग्लॉट का मतलब क्या, अगर डेफिनेशन देखो तो ये पॉलीग्लॉट इज अ पर्सन हु इज एबल टू स्पीक मोर देन 2 लैंग्वेज इक्वल इज एंड कंफर्ट। यानी कोई भी व्यक्ति 2 या 2 से अधिक भाषाओं को बड़े आसानी से बोल पाता है, लिख पाता है, समझ पाता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम पॉलीग्लॉट बोलते हैं। सिर्फ सुनने नहीं, अब जैसे बहुत से लोगों को मराठी थोड़ी थोड़ी समझ में आती होगी, या बहुत सारे लोगों को भोजपुरी समझ में आती होगी, पर भोजपुरी को आप ढंग से बोल नहीं पाएंगे, तो इसका मतलब ये आप पॉलीग्लॉट नहीं हो पाए। याद रखिए, कोई भी व्यक्ति कोई भी 2 भाषा अगर आप एकदम ढंग से बोल पाते, ढंग से समझ पाते, एकदम इजिली कंफर्टेबली और लिख भी पाते उसको, तब आप पॉलीग्लॉट कहलाएंगे। और हमारे देश में मैक्सिमम लोग तो पॉलीग्लॉट है ही भाई, क्योंकि स्कूल गए तो भाई हिंदी इंग्लिश तो पढ़ना कंपलसरी कर देते हैं, तो वही 2 भाषाएं बोल पाते हैं, सुन पाते, लिख पाते हैं, तो हम वहीं पे पॉलीग्लॉट बन जाते हैं। और ऊपर से सरकार की कमी हो जाती है, त्रिभाषा सूत्र लगा के सरकार वो भी कमी पूरी कर देती है ना, ये चीज हो जाती है। तो इस तरह से, इन दिस वे, एवरी एजुकेटेड इंडियन इज ए पॉलीग्लॉट और एटलीस्ट बाइलिंगुअल इन ट्रू सेंस ऑफ देम। यानी हमारे देश में हर व्यक्ति जो है, हर भारतीय जो है, वह तो पॉलीग्लॉट है क्योंकि वो 2 से ज्यादा भाषाओं को पढ़ता, बोलता, सुनता, समझता, लिख सकता है आसानी के साथ, या फिर कम से कम भाई वो 2 भाषा बोल तो लेता है, तो उसे हम बाइलिंगुअल कह देते हैं ना, बाइलिंगुअल है कम से कम, द्विभाषी। बाइलिंगुअल मतलब क्या, द्विभाषी, है ना। तो ये ध्यान में रखेंगे। ये हो गया भाई मल्टीलिंगुअलिज्म के बारे में। इसके ऊपर शॉर्ट नोट आता है, डिटेल में लिखने आता है, 5-5 नंबर के सवाल मल्टीलिंगुअलिज्म पे, 3-3 नंबर के सवाल, 2-2 नंबर के सवाल भी आते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। मल्टीलिंगुअलिज्म अगर कुछ पूछा तो इतना सारा नॉलेज आपको पता चल गया, अब ये कंटेंट रखना, आपको रटने की आवश्यकता नहीं है कुछ भी, ठीक। अब आ जाइए, अब आते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंस ऑफ द मदर टंग इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश अंडर द फॉलोइंग पॉइंट। अब बताना है आपको कि भाई इंग्लिश का क्या महत्व है ना, मतलब दूसरी भाषाओं का क्या महत्व है अंग्रेजी सिखाने में। अभी मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश, पर किसकी मदद से पढ़ा रहा हूं, हिंदी भाषा बोल के, हिंदी में ही समझा रहा हूं ना सारे, मतलब हिंदी में तो एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो अंग्रेजी भाषा को सिखाने में बाकी भाषाओं का क्या महत्व है, ये पूछा यहां पर सवाल है ना। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मदर टंग, यानी मातृभाषा का क्या रोल है, मातृभाषा की क्या भूमिका है इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश, है ना, अंग्रेजी सिखाने में। तो अगर मान लो हिंदी भाषा नहीं होती, ठीक, तो मुझे भोजपुरी आती है, मुझे मराठी आती है, मुझे इंग्लिश आती है, ठीक है, मुझे भाषा आती है, मान लेता हूं कि मुझे हिंदी नहीं आती, मुझे हिंदी भी आती है पर नहीं आती, और आप, फिर मैं आपको प्रोफेशनल इंग्लिश समझाता किस भाषा में, भोजपुरी में, अंग्रेजी में, या फिर आपको मराठी में समझाता, कैसे समझते आप। तो आपकी मातृभाषा और मेरी मातृभाषा सेम है, तो हमने मातृभाषाओं का इस्तेमाल करके एक तीसरी भाषा, दूसरी भाषा अंग्रेजी सीख ली, है ना। तो यही पूछा है कैसे क्या फायदा होता है, ठीक है। नंबर 1, इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। भाई भाषा सीखने में मोटिवेशन का, यानी कि आप कह सकते हो प्रेरणा का बहुत महत्व होता है। यानी अगर किसी को कोई मोटिवेशन नहीं है कि नई भाषा क्यों सीखनी है या कोई दूसरी भाषा क्यों पढ़नी है, जैसे बच्चों को देखना आप, संस्कृत भाषा को लेकर कोई मोटिवेशन नहीं है, क्यों, क्योंकि उनको मालूम है संस्कृत में ना इंटरव्यू होगा, संस्कृत में ना एग्जाम होगी, संस्कृत में ना जॉब लगेगी, और संस्कृत में ना किसी प्रकार की नौकरी वगैरह करनी है। मैक्सिमम लोग, अगर टीचर नहीं बनना है संस्कृत फील्ड का, है ना, तो संस्कृत में मोटिवेशन ही नहीं है, इससे कोई पढ़ता नहीं उतना ज्यादा। लेकिन अंग्रेजी को देखो, हर कोई इंग्लिश के पीछे भाग रहा है, 99% जनता अंग्रेजी सीखना, बोलना, पढ़ना चाहती, क्यों, क्योंकि मालूम है परीक्षा अंग्रेजी में होती है, इंटरव्यू अंग्रेजी में होता है, और नौकरी जब लग जाती है तो वहां अंग्रेजी बोलने वाले का प्रमोशन भी जल्दी होता है।
तो ये बात तो है। और हर तरफ अंग्रेजी चल रही है, पिक्चर से लेके सीरियल से लेके कथा कहानियों में सब जगह अंग्रेजी चल रही है, सोशल मीडिया पे पूरा अंग्रेजी चल रही है। तो इंग्लिश तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। तो इसीलिए जो है, और एक मजे की बात बता रहा हूं, अंग्रेजी इतना हुआ बन गया है, इंग्लिश इतना हुआ बन गया है कि लोग उससे डरने लग गए हमारे देश में, और इवन वो स्टेटस का सिंबल बन गया कि इसको इंग्लिश बहुत आती है। और मैं बता रहा हूं, हमारे चैनल पे सबसे ज्यादा जो कमेंट आते हैं, सबसे ज्यादा आप कह सकते हो जो व्यूज भी आते हैं, वो इंग्लिश वीडियो पर ही आते हैं, यानी प्रोफेशनल इंग्लिश। आज भी सबसे हाईएस्ट जो वीडियो हमारे चैनल पर गया हुआ है वो प्रोफेशनल इंग्लिश विषय का ही है ना, वो प्रोफेशनल इंग्लिश विषय के ही वीडियोस हाई व्यूज पर गए हैं। तो हम आप समझ सकते हो इससे कि बच्चों के बीच, स्टूडेंट्स के बीच इंपॉर्टेंस जो है अंग्रेजी का कितना महत्व, कितना हवा बना हुआ है, ठीक है। पर बहुत आसानी से आप समझ पाते हैं अंग्रेजी को, इतना कोई हवा नहीं है ना। तो पहले तो आपके पास कोई भाषा सीखने में मोटिवेशन होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास कोई मोटिवेशन, कोई प्रेरणा नहीं होगी तो वो भाषा आप सीखोगे क्यों, है ना। भाई अंग्रेजी क्यों सीख जाते हैं सब, हिंदी क्यों सीखते हैं सब, क्योंकि हिंदी बोलते हैं। और अंग्रेजी क्यों सीखते हैं, क्यों भाई, अंग्रेजी से नौकरी मिलेगी, है ना। तो मोटिवेशन तो है, ठीक, पर संस्कृत के लिए क्या ही मोटिवेशन है, खुद ही समझो आप, ठीक है। फिर दूसरा, लर्निंग बाय लिमिटेशन। लर्निंग बाय लिमिटेशन, भाषा को भाई ये सीखा जा सकता है अपनी लिमिट से, अपनी क्या क्या लिमिट है। भाई मेरी लिमिट ये है कि मुझे बस हिंदी आती है ढंग से, तो मैं अंग्रेजी को किसकी मदद से सीखूंगा, हिंदी की मदद से, समझ गया ना। तो ये मेरी लिमिटेशन है कि मुझे हिंदी ढंग से आती है, बाकी नहीं आती, तो मैं उसी लिमिटेशन से या उसी हिंदी की मदद से बाकी भाषाएं सीख लूंगा। क्लियर। तो वही है, लैंग्वेज इज स्टिल लार्जली लर्न बाय इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब होता है भाई, याद रखिएगा, नकल के थ्रू, है ना। तो नकल के थ्रू सीखी जा सकती है, ठीक, नकल के थ्रू। मैं अंग्रेजी में जिस तरह का प्रयोग करूंगा आप भी उसी तरह का प्रयोग करेंगे, तो हम जो है भाई अपने लिमिटेशन से, इमिटेशन से सीख सकते हैं, ठीक है। अब जो इसको आप इमिटेशन कर लो चाहे लिमिटेशन, मतलब बता रहा हूं, ऐसे है तो इमिटेशन यानी नकल करके, लेकिन इसको लिमिटेशन अगर आप बोलते हो तो जो मेरी कमजोरी है, जैसे आप लोग भी मेरा भाषा समझ रहे हो, ठीक है, हिंदी, आपकी कमजोरी क्या थी, अंग्रेजी नहीं आती, आपकी कमजोरी क्या है, आपको सिर्फ हिंदी आती, पर उसी कमजोरी को आपने ताकत बनाकर इंग्लिश को समझ रहे हैं ना आप और मैं। हमारी जो कमजोरी है कि हमको ढंग से सिर्फ हिंदी आती है, तो उसी कमजोरी को ताकत बना के हमने पेडागोजी ऑफ इंग्लिश पढ़ लिया, प्रोफेशनल इंग्लिश पढ़ लिया हमने, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि अपनी कमजोरी को ही ताकत बनाओ। आप नकल करके भी सीख सकते हो, इमिटेशन करके भी सीख सकते हो, है ना, किसी भाषा को। तो ये सबसे बढ़िया मेथड होता है भाषा सीखने का, ठीक। उसके बाद है मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी, बहुत सारे मौके। तो भाई क्लास में, स्कूल में, गली परिवार मोहल्ले में, घर में जो भाषा सबसे ज्यादा प्रयोग की जाएगी, यानी बच्चे को सबसे ज्यादा मौका, अपॉर्चुनिटी जिस भाषा का मिलेगा, बच्चा वही भाषा सीखेगा। अगर स्कूल में भी हिंदी, मोहल्ले में भी हिंदी, घर में भी हिंदी, तो भाई उसकी मदर टंग हिंदी, तो वो सबसे ज्यादा आसानी से कौन सी भाषा बोलेगा, हिंदी। जिस भाषा को सबसे ज्यादा बोलने का मौका मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बच्चा वही भाषा सबसे ज्यादा सीखेगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक। चलो और आ गया भाई लर्निंग बाय सिचुएशन, परिस्थिति के हिसाब से सीखना। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर थे जिनको इंग्लिश बोलने नहीं आती थी। इवन महेंद्र सिंह धोनी जब स्टार्टिंग में क्रिकेटर बने थे नए नए, तब मैं छोटा था पर देखता था मैचेस। 2003 के बाद से बहुत ज्यादा मतलब मैचेस पर ध्यान गया। 2000 वो जो 3 वर्ल्ड कप हम हारे, उसके बाद से हमारा ध्यान अच्छे खासा क्रिकेट पे हुआ, क्रिकेट को बहुत अच्छा खेलने लगे, देखने लगे, तो समझता था कौन क्रिकेटर है, उसका नाम इंग्लिश क्या बोलता है, कैसे देखने लग गया। तो महेंद्र सिंह धोनी जब स्टार्टिंग में आया था, शुरुआत के 4-5 मैचों में अच्छा खेला नहीं था, एक मैच में पाकिस्तान खेला, बहुत अच्छा खेल दिया, तो उसको मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिला। तो जब वो अवार्ड लेने आया तो इंग्लिश बोल नहीं पा रहा था, वो एकदम अटक के, है ना। अगर आप सबने MSD मूवी देखी होगी, महेंद्र सिंह धोनी अनटोल्ड स्टोरी, उसमें भी आपने देखा होगा स्टार्टिंग में बड़ा वो, लेकिन उसके बाद भाई कैप्टन बना, 2007 का वर्ल्ड कप जिताया, 2011 का वर्ल्ड कप जिताया। उसके बाद बहुत कम लोग ऐसे थे जो महेंद्र सिंह धोनी की तरह अच्छे इंग्लिश बोलते थे। जैसे सचिन तेंदुलकर सिर्फ 10वीं पास है, बढ़िया इंग्लिश, क्योंकि बोल के जबरदस्ती बोलनी पड़ गई भाई, ऑप्शन नहीं था। विराट कोहली, ये भी कम पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन इसके बाद अंग्रेजी देखो इनकी, ऐसा लगता है कि भाई क्या पढ़े लिखे लोग होंगे, क्योंकि इनको अपॉर्चुनिटी मिली, इनको सिचुएशन मिला जबरदस्ती। अब विराट कोहली इतना अच्छा खेलता है, हर दूसरे तीसरे मैच में मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिल जाता है, नहीं तो कैप्टन रहा इतने साल तक, तो आना तो है हर मैच में, जाना पड़ेगा भाई, और अंग्रेजी तो बोलनी पड़ेगी। तो उस सिचुएशन में फंसा दिया जबरदस्ती बेचारे को, पर सीख गए इसी बहाने। तो आप और मैं भी ऐसे ही सीखे हैं ना, आप भी सीखोगे ऐसे ही, मैं भी ऐसे ही सीखा था कि मजबूरी है भाई, अंग्रेजी पढ़ रहे हो तो सिचुएशन में आओ तो सीखना तो पड़ेगा। क्लियर, सिचुएशन से सीख सकते। फिर अब बात करते हैं द एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। अंग्रेजी भाषा पढ़ाने के एम्स क्या होते हैं, यानी मकसद, अंग्रेजी भाषा पढ़ाने का क्या मकसद है, क्या ऑब्जेक्टिव है, उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए भाई, पहले बताया मैंने कि जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन मिले तो भाई उसका आपको क्या करना है, उसका आपको थ्योरी बनाना है। तो देखो, द एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अंग्रेजी भाषा को जो एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश है, इसको 2 भाग में बांटा जा सकता है। द एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, 2 भाग में बांटा जा सकता है। पहला पार्ट है जनरल एम्स, दूसरा पार्ट है भाई
पर्टिकुलर और स्पेसिफिक एम्स। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन कैसा आ जाता है घुमा के डायरेक्टली, द एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, उसमें बताइए जनरल एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, बताओ व्हाट आर द जनरल एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, ऐसा भी सवाल पूछ सकता है। तो जनरल एम्स क्या रहेंगे भाई, पहले मुख्यतः दो भाग में बटे हैं एम्स को, अंग्रेजी पढ़ाने के दो एम्स मुख्यतः कौन से हैं, नंबर एक जनरल एम्स, दूसरा पर्टिकुलर या फिर स्पेसिफिक एम्स। जो दूसरा वाला है पर्टिकुलर एम, उसका एक और नाम है स्पेसिफिक एम, ध्यान रखेंगे, समझ में आया है ना। तो जनरल एम और पर्टिकुलर और स्पेसिफिक एम्स, क्लियर हो गया। चलो तो अब बात कर लेते हैं जनरल एम, अंग्रेजी पढ़ाने के जो जनरल एम्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। नंबर 1 देखिए सिमेंटिक एस्पेक्ट, नंबर 2 द फोनेटिक एस्पेक्ट। एस्पेक्ट का मतलब यहां पर है पहलू, एस्पेक्ट का मतलब है यहां पर पहलू, यानी किस वजह से, किस पहलू से आप सिखा रहे हैं अंग्रेजी। तो पहला होता है सिमेंटिक एस्पेक्ट। अब देखो ये इतना रटने की आवश्यकता नहीं है, ये सिर्फ एमसीक्यू में आएगा। व्हाट इज सिमेंटिक एस्पेक्ट, व्हाट, या 4 ऑप्शन देगा, 4 में से एक दिया होगा सिमेंटिक एस्पेक्ट, या फिर 3 देगा और चौथा देगा ऑल ऑफ द एबो। तो बताओ जनरल एम ऑफ इंग्लिश इज, तो ऑल ऑफ द एबो करना पड़ेगा, ठीक, समझ रहे ना एमसीक्यू में कैसे आता है वैसे। तो द सिमेंटिक एस्पेक्ट, द फोनेटिक एस्पेक्ट, द ग्राफिक एस्पेक्ट, द फोनेटिक कम ग्राफिक एस्पेक्ट। सिमेंटिक मतलब समझने वाली, फोनेटिक मतलब भाई बोल के जो राग में निकालते हैं प्रोनाउंसिएशन में, उसकी बात होती है। ग्राफिक में भाई प्रदर्शित करना, बनाने वाली इंग्लिश, यानी ड्रॉ करना, यानी आपने क्या लिखा है उसको देख के लोग समझ जाए अंग्रेजी, है ना। जैसे मैंने ऐसा लिखा, ये क्या है, सब समझ गए जी है, पर मैं इसको ऐसा लिख दूं, हाँ अब बताओ क्या लिखा है, बोल दूं अंग्रेजी लिखा है, तो ये ग्राफिक एक्सपेक्ट नहीं हुआ, है ना। ग्राफिक एक्सपेक्ट में ये नहीं है, ये आएगा, ध्यान रखिएगा। फिर फोनेटिक कम ग्रामर, यानी बोलने और लिखने में फोनेटिक कम ग्राफिक एस्पेक्ट, ठीक है। तो ये जनरल एम्स है किसके, इंग्लिश के, टीचिंग इंग्लिश। टीचिंग इंग्लिश के 2 एम होते हैं, एक होता है जनरल एम, दूसरा स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का दूसरा नाम पर्टिकुलर एम होता है, पर्टिकुलर पहला जनरल एम, दूसरा स्पेसिफिक एम, स्पेसिफिक का दूसरा नाम पर्टिकुलर। तो ये जो दिख रहा है आपको सिमेंटिक, फोनेटिक, फिर उसके बाद ग्राफिक और फोनेटिक कम ग्राफिक, ये जो चारों दिख रहा है आपको, ये जनरल एम है इंग्लिश के। आगे बढ़े और थोड़ा सा बात करें तो आप देखोगे सिमेंटिक एस्पेक्ट की। सिमेंटिक में भाई उसके अर्थ की बात होती है, सिमेंटिक में उसके अर्थ के मीनिंग की बात होती है। सिमेंटिक मतलब इट इज टू अंडरस्टैंड इंग्लिश, है ना। हम सिमेंटिक एस्पेक्ट से अंग्रेजी से पढ़ाते हैं, वी टीच इंग्लिश एट सिमेंटिक एस्पेक्ट टू अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, यानी जो अंग्रेजी बोली गई है उसका मतलब समझ पाए, ये कैसे समझ आ जाएगा, ये सिखा सकते हो सिमेंटिक एस्पेक्ट से। ये हो गया अंग्रेजी का सिमेंटिक एस्पेक्ट। फिर उसके बाद द फोनेटिक एस्पेक्ट, यहां बोला ना उच्चारण प्रोनाउंसिएशन ढंग से कर पाओ, सही स्पेलिंग, सही उच्चारण, सही प्रोनाउंसिएशन कर पाए, इसलिए ये फोनेटिक एस्पेक्ट पढ़ाते हैं। फिर उसके बाद आता है ग्राफिक एस्पेक्ट, इसमें राइटिंग के ऊपर रहता है, जैसे बताया था ना ऐसा जी या ऐसा ऐसा जी, भाई ये राइटिंग के ऊपर रहता है। तो लिखी हुई चीज को ढंग से समझ पाए, ऐसे एस्पेक्ट को क्या बोला गया है, द ग्राफिक एस्पेक्ट बोला गया। क्या बोला गया, ग्राफिक। और चौथा जो फोनेटिक कम ग्राफिक एस्पेक्ट, यानी दोनों रहेंगे इसमें। इसमें भाई रीडिंग करते हो, पढ़ते वक्त जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो दोनों ध्यान रखने होते हैं, यानी शब्द भी ध्यान रखना पड़ेगा देख के, और फिर बोलना भी उसको उसी ढंग से है, ठीक है। जैसे ये हो गया, जैसे ये देख लो NATURE, है ना, इसको क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ोगे तुम, नेचर, कुछ लोग बोलेंगे नटूरे, नटूरे, NATURE, सर ये नटूरे है, नटूरे, हाँ इसको नटूरे पढ़ेंगे। तो भाई तुमने देख तो लिया NATURE, तुमने ग्राफिक एस्पेक्ट ठीक कहा, लेकिन जब फोनेटिक एस्पेक्ट गए बोलने पे तुमने गलत बोल दिया। अब इसको पढ़ो भाई, FUTURE पढ़ो इसको, क्या है ये, फुटूरे, है ना, ये नटूरे, ये फुटूरे, ये नेचर है, ये फ्यूचर है। तो जो ये नेचर मैंने बोला, ये फोनेटिक एस्पेक्ट से सीखा मैंने इस वजह से, और ये जो मैंने पढ़ा NATURE, ये ग्राफिक एस्पेक्ट है। तो भाई ये नेचर, ये फ्यूचर, नटूरे फुटूरे नहीं है, ये सब ध्यान रखना, ठीक है। और तो ये सारे एस्पेक्ट जो है इसलिए अंग्रेजी पढ़ाते हैं कि ढंग से बोल पाए, ढंग से पढ़ पाए, सही प्रोनाउंसिएशन, सही स्पेलिंग और उसका सही अर्थ भी हमको पता हो, क्लियर। चलो तो आगे बढ़े, नेक्स्ट देख लीजिए भाई, नेक्स्ट आ जाइए द लिटरेरी एस्पेक्ट। लिटरेरी मतलब होता है भाई लिखने वाला, इट डील्स विद ऑर्नामेंटेशन ऑफ लैंग्वेज, किसी भाषा के लेखन की बात हो जाती है, उसके एग्जिस्टेंस की बात हो जाती है। उसके बाद आता है लिंग्विस्टिक, यानी कि भाषाई, यानी भाषा के आधार पर, बोलने के आधार पर, भाषाई, लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट। इट डील्स विद द वर्किंग नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, ऑल दीज एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज वर्क्स इन कोऑर्डिनेशन विद ईच अदर। ये भाषा के लैंग्वेज पर काम करता है, यानी ये जो इंग्लिश के, यानी जो द लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट है उसमें उस लैंग्वेज की समझ, एक्सपीरियंस, कोऑर्डिनेशन, इस पे काम करता है। तो ये हो गए भाई इसके सारे एस्पेक्ट, ठीक है। पहले हमने देखा कि भाई उसमें हमने फोनेटिक एस्पेक्ट, फिर उसमें ग्राफिक एस्पेक्ट, उसमें फिर फोनेटिक कम ग्राफिक एस्पेक्ट, इस तरह के एस्पेक्ट देखे, फिर लिटरेरी और लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट देखे। ये सब जनरल एम, स्पेसिफिक एम, पर्टिकुलर एम में आते हैं, क्लियर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखो, इतना सब पढ़ने के बाद, ये सारे एस्पेक्ट देखने के बाद, अगर मेनली जनरल एम्स की बात करें, अंग्रेजी के आखिर मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं, तो नंबर 1, टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू हियर एंड अंडरस्टैंड स्पोकन इंग्लिश। बोली गई अंग्रेजी को बच्चे ढंग से सुन पाए, समझ पाए,
इसलिए अंग्रेजी पढ़ाते। दूसरा, टू हेल्प द पीपल्स टू एक्वायर प्रोफिशिएंसी इन स्पीकिंग इंग्लिश, लोगों की हेल्प करना, लोगों को इस काबिल बनाना कि वह अंग्रेजी को बहुत अच्छे से प्रोफिशिएंसी यानी कि धारा प्रवाह हो सके, प्रवीणता आ सके। प्रोफिशिएंसी मतलब होता है प्रवीणता, यानी प्रोफिशिएंस हो जाए, एकदम एक्सपर्ट बन जाए उस भाषा के, इसलिए तो इंग्लिश पढ़ाते हैं। तीसरा, कि टू इनेबल देम टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर रीडिंग इन इंग्लिश, और वो पढ़ते वक्त समझ पाए कि वो पढ़ क्या रहे हैं। अगर ऐसा गुण भी लाना है तो आपको टीचिंग इंग्लिश ही अच्छे से करानी पड़ेगी। यानी हमारे टीचर इंग्लिश इससे पढ़ाते हैं, सवाल ये पूछा था कि बच्चे ढंग से टू स्टूडेंट टू हियर एंड अंडरस्टैंड इंग्लिश, सुन और समझ पाए। दूसरा, कि भाई लोगों को भाषा में धारा प्रवाह बोलना आ जाए, बिना एकदम रुके फ्लुएंसी बोल पाए। तीसरा, कि भाई टू इनेबल देम टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर रीडिंग, वो क्या पढ़ रहे हैं ये समझ भी आ जाए। चौथा, टू इनेबल देम व्हाट टू राइट करेक्टली, और वो ढंग से लिख भी पाए, अंग्रेजी जो लिख रहे हैं उसको ढंग से लिख पाए। तो ये सब हो, इसीलिए अंग्रेजी पढ़ाते हैं। दीज आर द जनरल एम्स ऑफ इंग्लिश, ये अंग्रेजी भाषा के क्या है, जनरल एम्स है, सामान्य मकसद है, उद्देश्य है। क्लियर, समझ में आया आपको जी। नेक्स्ट आ जाइए, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए, हाउ शुड वी इंकरेज चिल्ड्रन टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज दैट इज लैंग्वेज इन द स्टेज, हम बच्चों को नई भाषा सीखने में कैसे इंकरेज कर सकते हैं, कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, हम उन्हें प्रोत्साहित कैसे कर सकते हैं अंग्रेजी भाषा को सीखने में बच्चों में। ठीक है, तो वी कुड इंकरेज चिल्ड्रन टू लर्न न्यू लैंग्वेज इन द फॉलोइंग वे। हमेशा बोला जब भाई क्वेश्चन ऐसा आए तो सीधा मुंह उठा के उत्तर मत लिखो, पहले क्वेश्चन से थोड़ा चुराओ ना, क्वेश्चन से थोड़ा सा छापो। जैसे देखो थ्योरी छापी है कि वी शुड इंकरेज चिल्ड्रन टू लर्न न्यू लैंग्वेज इन द फॉलोइंग वे, हम अंग्रेजी भाषा या कोई नई भाषा सिखाने के लिए बच्चों को इस तरीके से सिखा सकते हैं। पहला पॉइंट, नंबर 1, चिल्ड्रन शुड बी ट्रीटेड विथ लव। अब तो मार पीट के, कान मरोड़ के, एकदम गरिया के बच्चों को अगर सिखाओगे अंग्रेजी तो सीखने से रहे। तो कोई भाषा बच्चों को सिखानी तो प्यार से सिखाओ, बढ़िया से, है ना, तब बच्चे वो भाषा जरूर सीखेंगे। जैसे अभी पेडागोजी मैंने पढ़ा रहा हूं, जब से लगभग 20-25 मिनट हो गए, मैंने किसी को कुछ बुरा नहीं बोला जाता, ठीक है, मैंने कोई किसी को मारपीट नहीं की, खैर यहाँ तो मारपीट हो भी नहीं सकती फोन पे। तो मैंने पढ़ाते वक्त कोई बहुत ज्यादा आप कह सकते हो एकदम सीवियर हार्ड नहीं बना, एकदम खड़ूस मास्टर तो नहीं बना मैं, थोड़ा सा कॉमिक वे में, थोड़ा सा आसान भाषा में, थोड़ा सा प्यार से पढ़ाने की कोशिश की है ताकि आप पेडागोजी ऑफ इंग्लिश समझ जाओ। तो कोई भी भाषा पढ़ाते वक्त बच्चों के साथ भाई प्रेम से व्यवहार करो तो बच्चे ढंग से सीख पाएंगे ना। तो चिल्ड्रन शुड बी ट्रीटेड विथ लव, अगर बच्चों को प्यार से समझाया जाए, कोई भाषा सिखाया जाए, उनके साथ प्रेम से व्यवहार करेंगे तो बच्चे उस भाषा को डेफिनेटली सीखेंगे, उनको इंटरेस्ट आ जाएगा, मजा आ जाएगा। ठीक है, तो when children come to school they see a new atmosphere, they have hesitation, often they are afraid of their teachers। बच्चे जब नए माहौल में आते हैं, बच्चा घर से आया नए माहौल में, अरे ये क्या आदमी है, ये खड़ूस आदमी, ये बड़ी बड़ी मूंछें, बड़ी बड़ी आंखें, भाई ये मैडम, भाई ये लंबे लंबे बाल है एकदम, भाई ये तो एकदम भूतनी जैसी, चुड़ैल जैसी है। भाई बच्चे, वो छोटे बच्चे जो नर्सरी केजी बन के तो ऐसे डर जाते हैं, अरे यार पहली बार पापा मम्मी को छोड़कर आए, एक तो ऐसे उनका रोना धोना शुरू रहता है, और उसके बाद फिर तुम वहां अंग्रेजी सिखा रहे हो, बोलो APPLE एप्पल, बोलो बोलो, किसी का गला पकड़ के बोल एप्पल बोल, ऐसे करोगे तो भाई कोई नहीं सीखने वाला। पहले ही बच्चे डरे से में रहते हैं, तो वहां तो प्यार से पढ़ाओ, बोलो बेटा एप्पल, एप्पल मतलब सेब। आप तो देखोगे वीडियो, टीचर आजकल नाच नाच के कैसे टेक्निक से प्राइमरी बच्चों को पढ़ाते हैं, तो बच्चे बड़ा मजे लेके पढ़ते हैं, होता है ना ऐसा जी। ठीक, तो वही करना है आपको भी। फिर दूसरा है, चिल्ड्रन शुड बी इंकरेज्ड, बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, इंकरेज करना चाहिए, बच्चों का उत्साहवर्धन करना चाहिए। चिल्ड्रन शुड बी इंकरेज, उनका भाई उत्साहवर्धन करो, है ना, उनका मनोबल बढ़ाओ, उन्हें अवार्ड दो, उन्हें मोटिवेट करो, उन्हें अच्छा बोलो, और थोड़ा सा बच्चा अच्छा कर दे तारीफ भी करो, और गलत कर दे तो उसको सुधारो, और बोलो कि बेटा अगली बार ऐसा करना, तो वो खुश हो जाएगा। तो बच्चों का उत्साहवर्धन करते रहना कि जो अच्छे से कर लेगा, जो अच्छे से बोलेगा, उसको ये चॉकलेट, उसको ये मिलेगा। ऐसा कुछ भी करो भाई, आप कुछ भी करो, लेकिन बच्चे में इंटरेस्ट लाओ, बच्चों का उत्साहवर्धन करो, बच्चे को इनकरेज करो। ठीक है, तो इफ द चिल्ड्रन टेल द मीनिंग ऑफ ए वर्ड और प्रोनाउंस, अगर कोई बच्चे किसी शब्द का मतलब बनाते हैं, बता देते हैं, जैसे पूछो बताओ बेटो बचाओ, जैसे मैं आपको एक इंसिडेंट याद दिलाता मतलब मेरे बचपन की घटना है। तो मेरे घर पर क्या होता था, हम जब एकदम छोटे थे, 2002 की बात होगी शायद, 2 या 3 की, और मैं शायद KG2 में, या हाँ KG2 में ही था, मैं पढ़ता था KG2 क्लास में, जस्ट मैं लगभग 4.5-5 साल के आसपास करा होगा। तो मेरे घर पे कोलगेट का डब्बा था, कोलगेट दंत मंजन पाउडर वाला, टूथपेस्ट वाला नहीं, उस पर लिखा था 20% फ्री, तो FREE फ्री, ऐसा बोल्ड लेटर्स में। ठीक है, तो पापा के सामने कभी कभी बचपन नहीं, क्या हम पढ़ाई करते तो इंग्लिश, पापा तो हम पढ़ के बोल दिया FREE फ्री, फ्री मतलब मुफ्त। अरे पापा ने सुन लिया, अरे हाँ ऐसे ऐसे ही पढ़ा कर, ऐसे ही अंग्रेजी पढ़नी है, ये पापा ने बोला था मुझे। छोटा सा इंसिडेंट याद है। तो
जब मैंने बोला FREE फ्री, मुझे कुछ पढ़ने नहीं आता था, वो FREE फ्री मैंने किसी और को बोलते हुए सुना था तो मैंने कॉपी कर लिया। अब वही होशियारी बताने के लिए, पापा के सामने इंप्रेस रखने के लिए बोल दिया FREE फ्री। तो पिताजी बड़े खुश हो गए भाई और तारीफ कर दी कि हाँ हाँ ऐसे ही पढ़ो, ऐसे ही पढ़ो। तो आप पिताजी के मुंह से तारीफ सुनना, और एक लड़के के लिए, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लड़के के लिए, आप समझ रहे हो ना कि एकदम पिताजी से खौफ रहता था, और उसमें पिताजी से तारीफ सुन लेना मतलब भाई दुनिया जहान जीत लिया, ऐसा था। तो बड़ा मोटिवेशन हुआ, और फिर उसके बाद अंग्रेजी पढ़ने लगा। इंग्लिश मीडियम में एडमिशन था, अच्छा खासा पढ़ाई हुआ, और बढ़िया से, मतलब अंग्रेजी मेरी हमेशा अच्छी रही, इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई की है। अभी भी मैं 12th क्लास तक अंग्रेजी पढ़ा देता हूँ। 12th तो छोड़ो, आप DLED में हो, वहाँ अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। सीटेड MP वालों को भी अंग्रेजी पढ़ा देता हूँ, BEd वालों को भी पढ़ा देता हूँ। तो हाँ, अंग्रेजी मेरी बहुत अच्छी हो गई जस्ट बिकॉज ऑफ कि मेरे पिताजी ने तारीफ की मेरी अंग्रेजी की, या मेरी कोशिश की तारीफ की कम से कम। तो आप भी किसी बच्चे को मोटिवेट कर सकते हो इसी तरह से, अगर उसकी थोड़ी तारीफ कर दो, वो किसी शब्द का मतलब बता दे, थोड़ा अंग्रेजी बोलने की कोशिश करे, तारीफ कर दो, वो मोटिवेट हो जाएगा, पढ़ेगा, है ना। बेइज्जती मत करना भाई, डांटना मत उसको, है ना, इंसल्ट मत कर देना उसकी। तो समथिंग और गिव एनी आंसर, दे शुड बी इंकरेज्ड बाय प्रेजिंग देम, उनकी तारीफ करो, है ना, उनको तारीफ करके, प्रेज करके तो उनको मोटिवेट कर सकते हो बच्चों को, ठीक है। इफ दे गिव रॉन्ग आंसर और स्पीक इन, तो उनको डांटो मत, बोलो मत। अगर वो गलत आंसर बोलते तो उनसे सही करो भाई, है ना, डांट मत दो, वरना अगली बार से बोलेगा ही नहीं, डर जाएगा बेचारा अंग्रेजी बोलने में। क्लियर है। फिर द वैल्यू ऑफ इंग्लिश शुड बी टोल्ड, अंग्रेजी का महत्व बताना पड़ेगा भाई, इंग्लिश का वैल्यू क्या है। शुरू से जैसे बता रहा हूं, अंग्रेजी नहीं बोलोगे तो इंटरव्यू क्रैक नहीं होगा, अंग्रेजी नहीं बोलोगे तो भाई जॉब पर नहीं लगोगे, जॉब पर लग भी गए मान लो कैसे भी करके, और अंग्रेजी नहीं ढंग से आती है तो टीम को लीड नहीं कर सकते, आपको लीडर नहीं बनाएंगे, आपका प्रमोशन रुक जाएगा, बहुत सारी चीजें है भाई। तो अंग्रेजी ढंग से आनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि मैं जो DLED पढ़ा रहा हूं, मैं जो ये चैनल अभी हमारा आप सबके सपोर्ट से 1 लाख सब्सक्राइबर्स की तरफ बढ़ने वाला है, आप लोग के सपोर्ट से, तो ऐसे ही हो गया अगर मेरी अंग्रेजी ढंग से नहीं होती। मान लो मैं DLED में जितने विषय पढ़ा रहा हूं, प्रोफेशनल इंग्लिश, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश, अगर ये 2 विषय ढंग से नहीं पढ़ाता, अगर मैं अंग्रेजी को ढंग से नहीं पढ़ा सकता था, तो क्या जो यहां पर हो रहा है, जो ग्रोथ हो रहा है, आप जो इस सब्जेक्ट पढ़ रहे हो मेरे से, पढ़ रहे होते नहीं। तो अंग्रेजी का बड़ा महत्व है, याद रखना, किसी भी फील्ड में कहीं भी जाओगे आज के समय में, इस 21वीं सदी में अंग्रेजी का बहुत महत्व है। कब कहां किस फील्ड में काम आ जाए कह नहीं सकते, तो बहुत जरूरी है भाई अंग्रेजी, ध्यान रखना। इसलिए रिपीटेडली बार बार लोगों को अंग्रेजी का महत्व बताओ, बच्चों को अंग्रेजी का महत्व बताओ, बच्चों के दिमाग में डाल दो कि बेटा अंग्रेजी बोले बिना क्रैक नहीं होगी एग्जाम, अंग्रेजी बोले बिना करियर नहीं बनेगा, अंग्रेजी बोले बिना। अब देखो, मुझे नफरत नहीं है दूसरी भाषाओं से, ऐसा नहीं कि मुझे दूसरी भाषा पसंद नहीं है, पर ये ज्यादा ज्ञान की बात करके हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी नहीं छोड़ेंगे, मातृभाषा पे डटे रहेंगे, भूखे पेट रह लोगे, हिंदी बोलोगे कोई नौकरी नहीं देगा तो भूखे पेट रह के देश का भला कर लोगे। तो ये सब ज्ञान की बातें बाजू रखते हैं, हमें अपने परिवार संभालना है, माँ बाप को अच्छा जीवन देना है, अच्छी नौकरी हासिल करनी है, अपने सपने पूरे करने हैं, तो अंग्रेजी पे आ जाओ, है ना। वो जो ज्ञान की बातें कर रहे हैं कि नहीं महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना होगा, या साउथ में जा रहे तो वहां तमिल तेलुगु बोलना पड़ेगा, इधर देश में हम हिंदी है, हिंदी हमारी मातृभाषा, हिंदी को रटते हैं, तो ये बेवकूफ वाली बातें मत करो, ठीक है। इस समय माहौल है इंग्लिश का, इस समय जॉब है इंग्लिश में, इस समय सपने पूरे हो सकते हैं अंग्रेजी भाषा में। अच्छा, ऐसा नहीं बोल रहा कि हिंदी भाषा में नहीं है, बट सारे के सारे उसी भाषा में जाके ज्यादा स्कोप नहीं है, याद रखिएगा। तो इस वक्त वो इमोशनल चीजें हटी है, बेवकूफ वाली बातें नहीं करनी हमें राजनीति नहीं करनी है भाषा को लेकर कि महाराष्ट्र में रहो तो मराठी बोलो और साउथ में जाओ तो तमिल बोलो, तेलुगु बोलो, वरना सामान नहीं देंगे, मार के भगा देंगे। ये सब चीजें बेवकूफ हो, ये राजनीति वाली काम नहीं करने। ये वही करता है जिसको काम धंधे नहीं है, जिसको समाज का, देश का भला करना है, उसको सारी भाषाएं चलती है। आज तक तो नहीं हो रहा था देश में, इतनी भाषा चलती है, सब बढ़िया से चल रहा है, हुआ क्या कुछ नहीं ना। तो फिर ये सब राजनीति वाली बातें नहीं ध्यान देनी है, हमें अंग्रेजी पर फोकस करना है, क्योंकि अंग्रेजी ही हमें अच्छी नौकरी दिलाएगा, अच्छा पैसा दिलाएगा, अच्छा प्रमोशन, अच्छा करियर भी दिला जाएगा, याद रखना। कंपटीशन अमंग द चिल्ड्रन, बच्चों के अंदर भी कंपटीशन डेवलप करो, ठीक है। बच्चों के अंदर कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए बच्चों के। तो बच्चे आपस में एक दूसरे से आगे निकलने के लिए एक दूसरे से लड़ेंगे, लड़ेंगे मतलब मारपीट नहीं करेंगे, लड़ेंगे मतलब अंग्रेजी ज्यादा अच्छा बोलो, उसने अंग्रेजी में कल बोला था, मैं उससे अच्छी अंग्रेजी बोल सकता हूं, बोल सकती हूं, मैं अंग्रेजी में भाषण स्पीच दूंगी 15 अगस्त को, मैं अंग्रेजी में क्लास में न्यूज पढ़ दूंगी तो मेरा नाम हो जाएगा, मैं उठकर सबसे पहले चैप्टर पढ़ दूंगी, बुक रीडिंग कर दूंगी, मेरा नाम हो जाएगा। तो बच्चे जब कंपटीशन आएगा तो बच्चे अपने आप अंग्रेजी सीखेंगे। फिर चिल्ड्रन शुड बी मेड एक्टिव, और बच्चों को एक्टिव करना पड़ेगा, नीरस नहीं, बच्चों को जागरूक करो, अंग्रेजी के प्रति बच्चों को मोटिवेट करो ताकि बच्चे अंग्रेजी सीखें, ठीक है। तो ये सब जो हैं तरीके हैं बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाने के, अंग्रेजी में मोटिवेट करने के। क्लियर स्टूडेंट्स। अब अंत में मैं आपको बता देना चाहूंगा, वीडियो के अंत में आपको बताना चाहूंगा भाई,
हमारा जो क्रैश कोर्स है वो 30 नहीं 33% की छूट के साथ फिलहाल चल रहा है। जी हमारा कोर्स 30 नहीं 33% के ऑफ के साथ फिलहाल चल रहा है और कोर्स में एक्सक्लूसिव कंटेंट पूरा अपलोड भी किया जा रहा है डे बाय डे। मैंने इसके पहले कि परीक्षा तक हमारा पूरा कैसे कंटेंट चलेगा, 14 अप्रैल से लगातार, यानी हर यूनिट का एमसीक्यू, हर यूनिट का प्रश्न उत्तर, हर यूनिट का वीडियो लेक्चर और कई सारा एक्स्ट्रा कंटेंट जो है डेली अपलोड होगा 1 बाय 1, हमेशा हर दिन, जब तक परीक्षा का पूरा टाइम टेबल नहीं था। मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी टाइम टेबल डाल दिया है। वो टाइम टेबल की हम कैसे तैयारी करेंगे पूरा हमने 14 अप्रैल से स्टार्ट भी कर दिया था, सोमवार से। जी हाँ, प्रथम वर्ष भी और द्वितीय वर्ष भी। तो अभी तक सैकड़ों लोग छात्र इन्वॉल्व हो चुके हमारे कोर्स में। अगर आप अभी तक इनरोल नहीं हुए, इन्वॉल्व नहीं हुए, तो क्रैश कोर्स जरूर परचेस करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन हमारे ऐप की लिंक है, ऐप डाउनलोड करें, कोर्स परचेस करें। जिनको भी ऐप में दिक्कत आ रही है, कोर्स में दिक्कत आ रही है, तो भाई ठीक से कोर्स में आप सेक्शन में जाके वहां पर आप क्रैश कोर्स का ऑप्शन खोलेंगे तो क्रैश कोर्स में आपको जो जो सब्जेक्ट दिख रहे हैं, जैसे बाल अवस्था बाल विकास पहला सब्जेक्ट है, तो उस सब्जेक्ट के फोल्डर पर क्लिक करेंगे तो उसमें ढेर सारे कंटेंट मिल जाएंगे वो पढ़ने के लिए। इतना कंटेंट है कि तैयारी कम पड़ जाएगी, आपको समय कम पड़ जाएगा। ठीक, तो चलिए मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक देखते हैं हमारे चैनल। और हाँ, याद रखिएगा, परीक्षा की अच्छी तैयारी के लिए, परीक्षा से संबंधित कोई भी खबर के लिए, एडमिट कार्ड, परीक्षा केंद्र, रिजल्ट से संबंधित हर चीज के लिए हम सबसे पहले वीडियो बनाकर जानकारी देते हैं और डिटेल में बनाते हैं, अच्छे से समझा देते हैं सिंपल तरीके से। तो आप ये सब मिस नहीं करना चाहते तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रख दें। अभी भी कम से कम 45% स्टूडेंट, 45% स्टूडेंट, उससे ज्यादा ही, जो वीडियो तो देखते हैं डेली लेकिन सब्सक्राइब करके नहीं रखे अभी तक, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इतनी मेहनत जो मैं करता हूँ मुझे थोड़ा सा उसका फल मिलना चाहिए, जो मुझे लगता है कि हाँ सब्सक्राइब करके मुझे वो फल मिल जाता है। तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी न्यूज आए वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए यूट्यूब से, वरना नोटिफिकेशन आप तक नहीं जाएगी वीडियो की। ठीक, तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख दीजिए। चलिए मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।